जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार तड़कता भड़कता ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन, लेकिन देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ही असफल हो रहे हो ना, यानी कि आपका असफल होना इस बात का प्रमाण है कि आप लगातार कोशिशें कर रहे हो। और असफलता और सफलता के बीच में केवल और केवल कोशिशों का फर्क होता है। कोशिशों को हटा दीजिए, आप पहले से ही असफल हैं। कोशिशें लगातार जारी रखिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर हासिल होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं। आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाइयां। आज 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, और पूरा विश्व यूथ डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल यूथ डे भी आज ही होता है और नेशनल यूथ डे भी आज ही होता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखेंगे पहला आपका एमसीक्यू क्या कहता है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का समापन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है ना। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है क्या। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है क्या? तो 2025 के 15 अगस्त, ठीक है बच्चों, 15 अगस्त में क्या हुआ था, आप ध्यान देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के युवाओं को बुलाया था, आह्वान किया था कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं पार्टिसिपेट करें, जितने भी युवा हैं पार्टिसिपेट करें। और किस चीज में पार्टिसिपेट करें? विकसित भारत का जो हमारा एक टारगेट है, विकसित भारत कब तक हमको बनाना है विकसित भारत भाई साहब? तो हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है ना, विकसित भारत बनाना है। इसके लिए जो यंग लीडर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, यंग लीडर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। और कहां पे रिक्वायरमेंट है? तो पॉलिटिक्स में रिक्वायरमेंट है। यानी कि देखिए, यंग लीडर्स का मतलब क्या होता है? यंग लीडर्स का मतलब ये है, सोचने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, समझने की कैपेबिलिटी ज्यादा, उनके अंदर ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, ये सब बहुत ही ज्यादा है ना। तो आप लोग समझिएगा कि विकसित भारत यंग लीडर्स पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यंग लीडर्स जब एंट्री करेंगे तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ेंगे, अपनी सोच समझ के अनुसार। अभी 2025 का 15 अगस्त के बाद बहुत सारे इनविटेशन मंगाए गए, बोला गया कि आप लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? आप में जो भी टैलेंट है, कोई अच्छा कवि है, अच्छी कविताएं बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे राइटर हो, अच्छी कहानियां लिखो, आप ऐसे अच्छे लिखो, आप नृत्य अच्छा कर सकते हो, आप में कला संस्कृति जो कुछ भी है वो सब आप प्रेजेंट करो। और पूरे भारत वर्ष से जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों से क्या चुना गया था? यहाँ पे उन सारे के सारे राज्यों से हम लोगों ने चुना है भाई साहब 3000 कैंडिडेट्स, 3000 प्लस युवा, नॉट 3000 प्लस, एग्जैक्ट 3000 ही है, ठीक है। 3000 युवाओं को चुना गया है, और ये 3000 युवा दिल्ली में, 3000 युवा क्या करेंगे? दिल्ली में कहां पे? तो भारत मंडपम में मुलाकात करेंगे। किससे? नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मुलाकात करेंगे, डायरेक्ट एक प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब यहां पर नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करेंगे तो यहां उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उनको आगे काम करने के और भी ज्यादा चांसेस दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा। और ये शुरुआत कब किया गया था इस डायलॉग का? इस डायलॉग का शुरुआत किया गया था 9 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक, ठीक है, 9 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक 2026 में। तो आज 12 जनवरी है, तो आज इसका कंक्लूडिंग डे है। 12 जनवरी है
तो क्या है, आज इसका कंक्लूडिंग डे है बच्चों, ठीक है, कंक्लूडिंग डे है। इसका मतलब क्या है, समापन दिवस है, समापन, आज ये कवर हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी अपने आइडियाज शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ, अपने आइडियाज लीडर्स के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे, देखा जाएगा कि इनमें से कौन बेहतर लीडर बनने वाला है। और आज के दिन ही क्यों, आज के दिन ही क्यों, क्योंकि आज के दिन क्या है, 12 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या, नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है नेशनल यूथ डे में, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। तो आप लोग देखोगे कि ये जो एक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है 2026 का किया गया है तय, और 12 जनवरी आज ही के दिन किया गया है, और शाम के 4:30 बजे ये पूरा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं इसके बारे में कल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको सेशन दूंगा, दे रहा हूं, तो अभी ये नरेंद्र मोदी ने ये नहीं शुरुआत किया है, इस डायलॉग का, बातचीत का शुरुआत नहीं हुई है, शाम को होगी, शाम को होगी। तो शाम को क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या बातें कही जाएंगी युवाओं से, युवा किस तरीके की बातें करेंगे नरेंद्र मोदी से, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो कल मैं आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी पॉइंट क्या है, कहां पे किया जा रहा था, ये आपका सवाल है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं अगला, एम स्ट्राइप्स, एम स्ट्राइप्स, इसको हम लोग एम स्ट्राइप्स भी कह सकते हैं, या फिर MSTRIPES भी कह सकते हैं। अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म आप थोड़ी देर में बताइएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, ठीक है। एम स्ट्राइप्स, ठीक है बच्चों, याद रखना, एम स्ट्राइप्स, एम स्ट्राइप्स क्या है, एम स्ट्राइप्स क्या है, एम स्ट्राइप्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और ये मोबाइल एप्लीकेशन किस लिए बनाया गया है, तो टाइगर सेंसस के लिए बनाया गया है, टाइगर सेंसस के लिए बनाया गया है, याद रखना, टाइगर सेंसस के लिए बनाया गया है। और अगर ये टाइगर सेंसस के लिए बनाया गया तो क्या करेगा, ये आपको पूछना बताना है, ठीक है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ये जीपीएस के जरिए काम करेगा, जीपीएस के जरिए। अब टाइगर सेंसस कैसे होता है, जंगल में कितने सारे टाइगर हैं, है ना, उनका संख्या जोड़ते हैं हम लोग कि पूरे भारत में कितने टाइगर होंगे, है ना। तो ये हर एक 4 साल बाद किया जाता है, ठीक है, एवरी, ठीक है, एवरी 4 ईयर्स, हर एक 4 साल बाद किया जाता है टाइगर सेंसस, कि भारत में कितने बाघ बचे हुए हैं, कितने बाघ नहीं बचे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, जीपीएस के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से, इस जीपीएस के माध्यम से किस एप्लीकेशन में, एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन है, उस एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर उन एप्लीकेशन से हम लोग क्या टाइगर सेंसस करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। अब ये जीपीएस सिस्टम से हमको पता चल जाएगा, वो रहा एक टाइगर, वो रहा एक टाइगर, वो रहा एक टाइगर, मतलब टाइगर पता चल जाएगा, है ना। ये जीपीएस सिस्टम जो टाइगर की जो गोबर होता है ना, उसका भी फोटो खींचेगा, उसकी भी स्टडी की जाएगी ड्रोन के जरिए, या फिर उनके सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे, उससे भी पता चल जाता है कि कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। हाथी के गोबर की स्मेल अलग आती है, टेक्सचर अलग होता है, बाघ का अलग, शेर का अलग, लेपर्ड का अलग, तो उनसे भी पता चल जाता है कितने प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। तो ये जीपीएस सिस्टम के जरिए किया जाएगा। देखिए हम बाघ की बात कर रहे हैं, बाघ सेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाघ सेंसस की ही हम बात करें, मतलब बाघ की ही हम यहाँ पे जनगणना करें। जैसे कि हमारे घरों में जनगणना करने वाले आते हैं ना, सेंसस करने वाले, तो यही थोड़ी पूछते हैं कि कितने लोग हो घर में, नहीं, आपके घर में क्या क्या है, कौन कौन करते हैं, बुजुर्ग कौन है, 60 साल से ऊपर वाले कौन है, युवा कौन है, नौकरी कौन, सब कुछ होता है ना। वैसे ही अगर हम लोग टाइगर रिजर्व कर रहे हैं ना, तो टाइगर के खाने के लिए वहां पे कितने जानवर उपलब्ध हैं, डियर कितने हैं, हिरन कितने हैं, बकरियां कितनी है, सब आपको वहां पे दिखाई देगा। कैसे पता चलेगा, उनके गोबर की क्वालिटी से पता चलती है कि वो किस तरीके का जानवर है। समझ में आया। तो ये सब आप लोग देखोगे, और ये सब जीपीएस के जरिए किया जाएगा। ये जीपीएस किस एप्लीकेशन में लगा होगा, तो ये जीपीएस एम स्ट्राइप्स में लगा, एम स्ट्राइप्स जीपीएस में लगा होगा। किसमें, एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर बच्चों, याद रखेगा, एम स्ट्राइप्स। अब देखते हैं
कि ये कहाँ पे किया गया है और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 340 लोगों को, यानी 340 फॉरेस्ट स्टाफ को क्या किया गया है यहाँ पे, फॉरेस्ट स्टाफ को क्या किया गया है यहाँ पर, तो फॉरेस्ट स्टाफ को ट्रेंड किया गया है। और ये पहली बार किया जा रहा है कहाँ पे, अन्नामलाई, कहाँ पे, अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है पहली बार ऐसा, ठीक है, याद रखना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में, ठीक है, तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में है ये, ठीक है बच्चों, याद रखना, वेस्टर्न घाट में यानी कि पश्चिमी घाट में है, ठीक है बच्चों, वेस्टर्न घाट में यानी कि पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ पे पहली बार किया जा रहा है इस मशीन से, यानी कि इस एप्लीकेशन से टाइगर की जनसंख्या का पता लगाया जा रहा है, ठीक है बच्चों, याद रख लीजिएगा। अब टाइगर की जनसंख्या का सेंसस कौन करता है, तो नेशनल टाइगर, क्या नाम है इसका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है बच्चों, नेशनल कंजर्वेशन, ठीक है, प्रोग्राम, याद रखना, ठीक है, फिर अथॉरिटी, नॉट प्रोग्राम, अथॉरिटी, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बनाया गया था 2006 में, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 2006 में, ताकि बाघों की संख्या का पता लगाएं कि हमारे कितने बाघ हमारे देश में जीवित हैं, और जीवित नहीं है, अगर मृत्यु हो रही है तो क्यों मृत्यु हो रही है, उनका कारण पता लगाएं, क्योंकि बाघ जरूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में ये पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, क्या, एम स्ट्राइप्स, ठीक है, एम स्ट्राइप्स। अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मॉनिटरिंग टाइगर रिजर्व, MTS, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, यानी कि MST, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम स्ट्राइप्स का मतलब क्या हो जाएगा, एम से मॉनिटरी, एस से टी, ठीक है, एस से सिस्टम, टी से टाइगर, आई से इंटेंसिव एंड पी से प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल स्टेटस, मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो आपका MCQ आता है वो क्या आता है, ध्यान से सुनेगा आप लोग। अगेन स्वामी विवेकानंद जी से, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2026। नेशनल यूथ डे 2026 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि 12 जनवरी 2026 जो नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, आपका ये सवाल है। इग्नाइट द सेल्फ, impact the world, youth advancing multilateral cooperation through technology and partnership, youth for sustainable development, empowering young India। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड, क्या है, इग्नाइट द सेल्फ, इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये थीम है इस साल की। यानी कि सबसे पहले आप अपने अंदर की ऊर्जा जगाओ, सबसे पहले आप अपने अंदर की एनर्जी जगाओ, खुद तो जागो, उसके बाद उसका असर पूरी दुनिया को दिखाओ, ये थीम रखी गई है। और हम क्यों मनाते हैं ये 12 जनवरी को, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है, जन्म दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। ये कब शुरू किया गया था मनाना, तो 1985 में पहली बार शुरू किया गया था। 1984 में हम लोगों ने तय किया था कि ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे, और 1985 में हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस इंसिडेंस को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया है, तो 1893 में शिकागो में एक क्या किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, धार्मिक सम्मेलन हुआ था, और उसी में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, किसने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। और वहां पर जब इनकी बारी आई थी बोलने की, तो इन्होंने बोला था, मेरे प्यारे
भाइयों तथा बहनों, मेरे सारे विश्व के प्यारे भाइयों तथा बहनों। अब वहां पे इकलौता सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, जिसने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया। सब कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ पे भाइयों तथा बहनों, इसका मतलब क्या, हमने पूरी दुनिया को भाई और बहन माना है, पूरी दुनिया को हम लोग भाई और बहन कंसिडर करते हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंस आप लोग याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ डेट 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं और इसे नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है बच्चों, यूथ डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो 12 जनवरी 2026 को ये भी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो अब आप देखोगे कि ये तो ये 1999 में इसको किया गया था, ठीक है, 1999 से इसको मनाना शुरू किया गया था। अब आपको यहां बताना है कि इसका इंटरनेशनल यूथ डे का कब करेक्ट, क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, का थीम क्या है। तो यूथ एडवांसमेंट बी वाला है, ठीक है, यूथ एडवांसमेंट मल्टीलेटरल कॉपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साझेदारी करनी है, यानी साझेदारी के टेक्नोलॉजी एवं साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ावा देना है, यानी कि सारे के सारे देश के युवा हैं, पूरे विश्व के युवा हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है बच्चों। तो नेशनल यूथ डे से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे आते हैं। हु लॉन्च्ड, किसने लॉन्च किया पंखुड़ी पोर्टल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 8 जनवरी 2026। देखिए 8 जनवरी 2026 को यहाँ पे एक पंखुड़ी नाम की पहल शुरू की गई है, ठीक है, याद रखना, पंखुड़ी नाम की पहल शुरू किया गया है, या यूं कह लो एक पंखुड़ी नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। और ये किसने शुरू किया है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, ठीक है, किसने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, क्लियर पॉइंट, यहाँ पे मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और ये क्या करता है ये मंत्रालय करता है, वुमेन्स की बात करता है, वो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, बच्चों की बात करेगा, बच्चों की शिक्षा को कैसे इंप्रूव किया जाए, बच्चों के हेल्थ की बात करेगा, यानी ये जो भी डिसीजन लेता है तो वुमेन एंड आपका चाइल्ड के लिए ही लेता है, ठीक है, याद रखना, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसीलिए इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने एक पंखुड़ी नाम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, पंखुड़ी नाम का ऑनलाइन पोर्टल। अब ये ऑनलाइन पोर्टल पे क्या होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डोनेशन आते हैं या फिर नेशनल लेवल पे जो भी डोनेशंस आते हैं, वो सारे के सारे डोनेशंस को क्या किया जाएगा यहाँ पे, वो सारे के सारे डोनेशंस को क्या किया जाएगा यहाँ पे, एक इस पोर्टल के जरिए लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा है ना, जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, वो डोनेशन करना चाहता है वात्सल्य योजना में, वात्सल्य मिशन में डोनेशन देना चाहता है। अब ये वात्सल्य मिशन क्या है, ये बच्चों के लिए चलाया गया है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आंगनबाड़ी मिशन जो है, आंगनबाड़ी के लोगों को, बच्चों को अनाज दिया जाता है खाने के लिए, या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको अच्छा डाइट वाइट दिया जाता है, ये चार। या फिर एक शक्ति मिशन है जो हमारे भारत के जो महिलाएं हैं उनके लिए चलाया गया था। तो इसमें ना बहुत डोनेशन मिलता है, बहुत सारे एनजीओ डोनेशन देते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चलता है कि उस डोनेशन का आखिरकार होता क्या है, उस डोनेशन के साथ क्या किया जाता है, कि मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या किया जाएगा, जो लोग भी डोनेशन देंगे वो कहाँ पे डोनेशन देंगे, पंखुड़ी पे डोनेशन देंगे, ठीक है, पंखुड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डोनेशन देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे ये लोग, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अपने डोनेशन के साथ क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद अपना डोनेशन अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद ये उस डोनेशन अमाउंट को ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग ट्रैक कर सकते हो। यानी कि अब मुझे पता चलेगा कि मैं अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहा हूं, अब मुझे पता चलेगा कि मैं जो भी डोनेशन दे रहा हूं उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये हो सकता है ना कि करप्शन बहुत ज्यादा हो, ऊपर से 4 करोड़ आ रहे हैं, लोग डोनेशन दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज वाले, और वो भारतीय जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं
और एंड तक आते आते 1 करोड़ तक पहुंचता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट हो, मिस यूज हो रहा हो पैसे का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया किसने और कितना ज्यादा इस्तेमाल किया है मेरे इस तरीके के पैसे का। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ठीक है, इन सारे आंगनबाड़ियों में ये जो वात्सल्य मिशन, आंगनबाड़ी मिशन, ये सब, ठीक है, सरकारी योजनाओं को ट्रैक करे, सरकारी योजनाओं, ठीक है, योजनाओं के लिए क्या करेगा, सरकारी योजनाओं को ट्रैक करेगा, उन पे कितना कितना खर्चा किया जा रहा है सब बताएगा डोनेशन देने वाले को, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया है ना, इसका जो उद्घाटन किया है यानी कि इनॉग्रेशन किया है, तो अन्नपूर्णा देवी ने किया है, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी ने किया है, याद रखना, अन्नपूर्णा देवी ने किया है, ठीक है बच्चों। ये ओवरऑल पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को शपथ किसने दिलाई? तो न्यायमूर्ति रेवती जो आपके मोहिते डेरे हैं, ठीक है, याद रखना, ये क्यों फेमस हो रही है इतना, यानी कि जस्टिस, क्या नाम है इनका, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये मेघालय की पहली चीफ जस्टिस बन गई है जो कि महिला है, ठीक है। क्या नाम है इनका, रेवती, ठीक है, याद रखना, क्या नाम है इनका, रेवती, रेवती मोहिते, रेवती मोहिते डेरे, ठीक है बच्चों, याद रख लेना, रेवती मोहिते डेरे क्या बन गई हैं, मेघालय की, मेघालय की पहली, मेघालय की पहली महिला, पहली महिला न्यायमूर्ति बन गई है, पहली महिला न्यायमूर्ति बन गई है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो रेवती मोहिते डेरे को बनाया गया है। अब आप लोग को याद रखना कि ये कब से, मतलब ये इनको सिलेक्शन प्रोसेस में, और कौन कौन इसके सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होता है, ये पॉइंट आप लोग पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ना एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है, एक कॉलेजियम, एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक आपका सीजीआई हो जाएगा और 2 आपके सीनियर मोस्ट जजेस हो जाते हैं। अगर यही बात सुप्रीम कोर्ट की कर ले, अगर यही बात सुप्रीम कोर्ट की कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस हो जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस मिलकर के डिसाइड करते हैं कि किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना है, ठीक है। और जब भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में शपथ दिलाया जाता है, ओथ दिलाई जाती है, ठीक है, ओथ दिलाई जाती है, यानी कि शपथ दिलाया जाता है। वो किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, यानी कि गवर्नर के द्वारा यहाँ पर दिलवाया जाता है, ठीक है बच्चों। यही आपका करेक्ट आंसर था। आपको आंसर क्या देना है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को शपथ किसने दिलाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, गवर्नर चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेघालय चीफ मिनिस्टर ने? नहीं भाई साहब, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर चंद्रशेखर एच विजय शंकर, गवर्नर, गवर्नर चंद्रशेखर, क्या नाम है इनका, गवर्नर चंद्रशेखर एच विजय शंकर, ठीक है बच्चों, एच विजय शंकर, एच विजय शंकर। क्लियर है बच्चों, याद रखना। तो ये आपको इन्होंने शपथ दिलाई है, और किसको दिलाई है, तो मोहिते डेरे जी को, रेवती मोहिते डेरे मेघालय की जो अभी चीफ जस्टिस बनी है। विच एयरलाइंस रिसेंटली बिकेम इंडिया 5th मेंबर ऑफ IATA, ठीक है बच्चों, याद रखना IATA। अब आपको फोटो देख के बता देना पड़ेगा, है ना, फोटो फोटो हमेशा सही नहीं आती है भाई साहब, ठीक है, फोटो कई बार गलत भी आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ IATA है क्या, IATA है क्या, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन मेंबर बना है आपका करेक्ट आंसर। IATA, ठीक है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, याद रखना, इंटरनेशनल, IATA का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये प्लेन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, IATA, ठीक है बच्चों, याद रख लेना, अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। अब देखो यार कि कोई भी जो एयरलाइंस है यूं ही अपना प्लेन, मेरे पास पैसा, मैं प्लेन बनाऊं और चलाने लग जाऊं, नहीं, आपको, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो, लेकिन लोगों की जान तो आप जोखिम में डालोगे ना अगर आप गलती करोगे तो, नहीं, तो आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन को पार करना पड़ेगा, तब आप जाके अपनी एयरलाइन सिस्टम शुरू कर सकते हो, लाइसेंस मिलेगा आपको तब। और उसमें भी आप IATA के मेंबर तब बनोगे जब आपका पूरा 1 साल का प्रदर्शन देखा जाएगा, ठीक है, 1 साल का
प्रदर्शन देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो स्टैंडर्ड सेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, क्लियर पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ये सारी सारी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये IATA जो कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है पूरा एविएशन सेक्टर को लीड करने का, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो क्या है ये, ठीक है, लीड करता है किस सेक्टर को, तो एविएशन सेक्टर को लीड करता है, याद रखना, ठीक है, एविएशन सेक्टर को ये लीड करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसका एक इसकी मेंबरशिप ली जाती है बहुत सारी एयरलाइंस के द्वारा, और वो मेंबरशिप कैसे मिलती है, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी ऑडिट जो है ना, इंटरनेशनल ऑपरेशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नेशनल ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट, ठीक है बच्चों, सेफ्टी ऑडिट के नाम से हम लोग जानते हैं, सेफ्टी ऑडिट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग कई जगह देखोगे, IOSA, ठीक है, IOSA, सेफ्टी ऑडिट। हर साल क्या किया जाता है, एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट किया जाता है कि आप भैया प्रॉपर तरीके से सेफ्टी का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, है ना। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो आपको IATA में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आकाशा एयरलाइंस जो है, ठीक है, याद रखना, भारत का आकाशा, ठीक है बच्चों, आकाशा एयरलाइंस जो है, आकाशा एयर जो है, इसने सारे के सारे स्टैंडर्ड सेट कर लिए, पास कर लिए हैं, इसलिए 5th मेंबर बन गया है, किसका, 5th मेंबर बन गया है ऑफ IATA, ठीक है, 5th मेंबर बन गया है। तो इसके पहले 4 मेंबर और होंगे भाई, डेफिनेटली, तभी तो 5वां मेंबर बना है। तो 4 मेंबर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। पहला नंबर आप देखोगे एयर इंडिया, क्या नाम है, पहला मेंबर आप देखोगे एयर इंडिया, ठीक है। दूसरा देखोगे एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस आप दूसरा नंबर में देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा देखोगे इंडिगो, ठीक है बच्चों, तीसरा देखोगे आप यहाँ पे इंडिगो देखोगे। उसके बाद आप देखोगे आकाशा जो चौथा है, आकाशा, ठीक है बच्चों, आकाशा, ठीक है, आकाशा देखोगे, AKA, नॉट AKASHA, AKASA, ठीक है। आप ये आकाशा देखोगे, और 4 हो गए। पांचवा लिख लोगे स्पाइस जेट, पांचवा लिख लोगे स्पाइस जेट। ये 5 में 5वें नंबर पे आप देखोगे किसको, तो आपको दिखाई देगा आकाशा जो एयर है, आकाशा एयर, ये कंपनी। अभी अब ये क्या होगा, जब भी IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, डिस्कशन डिबेट करेगी नए रूल्स बनाने के लिए, नए रेगुलेशंस लाने के लिए, तो इसमें आकाशा एयर को अब शामिल किया जाएगा, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे आकाशा एयर के जो ऑनर है वो कौन है, विनय दुबे, क्या नाम है इनका, विनय दुबे इनका नाम है, याद रख लेना, ठीक है। कौन है ये, ऑनर है आकाशा एयर के, क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको भ्रम पैदा करने के लिए तस्वीर दी गई है, आप इसकी तरफ ना जाएं। चलिए, हु इनॉग्रेट्स NIDMS यानी नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये सबसे पहले है क्या, ठीक है, क्या नाम है इसका, NIDMS, ठीक है। सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आफ्टर ऑल ये है क्या, नाम से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, नेशनल, ठीक है, क्या है ये, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है बच्चों, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है बच्चों, एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, याद रखना, एक्सप्लोसिव डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अभी ये एक NIDMS जो है, ठीक है, NIDMS जो है, ये क्या है, ये NIDMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन क्या है, एक तरीके से पोर्टल है, जो कि क्या करने वाला है, ऑनलाइन पोर्टल जो कि क्या करने वाला है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, क्या, टेरर एक्टिविटीज को, ठीक है, टेरर एक्टिविटीज को क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, इसके लिए बनाया गया है, ट्रैक करेगा, समझने की कोशिश करेगा
पैटर्न रीड करेगा कि टेरर एक्टिविटीज का पैटर्न क्या रहा है, एक पैटर्न के जरिए पूरा एक अटैक सोचेगा, समझेगा और पैटर्न को स्टडी करके इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। और ये कैसे हेल्प करेगा, तो इसमें बहुत सारी एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, इसमें रॉ जुड़ा हुआ है, आईबी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एनएसजी जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं, सभी का एक ऑनलाइन पोर्टल है ये। तो यहाँ पे सब अपने अपने इंफॉर्मेशन डालेंगे और जो एक के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो सभी के पास पहुंच जाएगी एक ही झटके में। इस तरीके से लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, इंटीग्रेटेड काम। तो इसका जो लॉन्च किया गया है ना, वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि किसके अंडर में आएगा ये, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। क्लियर बच्चे, यहाँ पे याद रखना गृह मंत्रालय के अंडर में ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। तो करेक्ट आंसर इज अमित शाह। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल आता है आपका, क्या आता है, हु इनॉग्रेट्स द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट आईआईटी मद्रास। अभी देखिए एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, सुपर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। और कहां पे लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है, आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। अब आईआईटी मद्रास में लॉन्च तो किया गया, किस मंत्रालय ने किया है, तो मंत्रालय कौन सा है, MEITY, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर बच्चों, याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है MIT, इसी के अंडर में बनाया गया है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम क्या है, परम शक्ति। क्या नाम है इसका, परम शक्ति इसका नाम है। और ये परम शक्ति का बैकअप कौन देगा, तो परम रुद्र देगा। अब सर ये परम रुद्र क्या है, तो देखिए ये इसका दिमाग है, परम शक्ति का प्रोसेसर कह लो, कुछ भी कह लो, एक तरीके से दिमाग है, शक्ति है, इसलिए परम रुद्र इसको कहा गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। तो अभी आप लोग देखोगे कि हु इनॉग्रेटेड द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट आईआईटी मद्रास, किसने किया है इसका उद्घाटन, तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, श्री एस कृष्णन, आईआईटी मद्रास डायरेक्टर, CDAC चेयरपर्सन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री एस कृष्णन। क्या नाम हो जाएगा, श्री एस कृष्णन नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, श्री एस कृष्णन आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट, ये इन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है इस पूरे उद्घाटन को। अब देख लेते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। इसकी काबिलियत की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी जो काबिलियत है 3.1 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स इसकी काबिलियत है। ठीक है, याद रखना। पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, ये एक सुपर कंप्यूटिंग मेथड कह सकते हो, सुपर कंप्यूटिंग डिवाइस कह सकते हो। यानी कि ये तकरीबन 1000 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने टाइम्स कैलकुलेशंस कर सकता है और इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल, कितना ज्यादा ये फास्ट कैलकुलेशन करेगा। इसमें एआई का इस्तेमाल खूब सारा किया गया है, बहुत ज्यादा एआई भर किया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग करेंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेस सेक्टर में भी करेंगे। उसके बाद इस्तेमाल हम लोग इसका हर जगह करेंगे, डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस में तो और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है फास्ट डिसीजन लेने की। क्लियर बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे श्री एस कृष्णन जी ने उद्घाटन किया है सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, परम शक्ति। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं आपके काम आने वाले हैं। अंत में जब बहुत कम समय बचेगा तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स ही आपके काम में आने वाले। चलिए इसी तरीके से रोज मैं लेकर के आता रहूंगा करंट अफेयर का सेशन आपके लिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।